हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम अध्ययन करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक दो ऐसे बिंदु हैं जो हिंदी में बहुत काम आते हैं। अनुस्वार स्वर के बाद में आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु अनुस्वार का प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है। विशेषकर यह पंचम वर्णों के स्थान पर किया जाता है। पंचम वर्ण क्या होता है? हर वर्णमाला का पांचवा अक्षर। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण में किया जाता है। जैसे गंगा, अब क, ख, ग, घ, ण, तो ये का वर्णमाला का पांचवा अक्षर जो आपको गंगा के बीच में लिखा हुआ दिख रहा है, इसको बिंदु के रूप में किया तो ये गंगा बन गया। इसी तरह से चंचल, ऐसे ही च, छ, ज, झ, ण, तो ये पांचवा जो अक्षर है, पंचमा अक्षर है, इसको हमने अनुस्वार यानी बिंदी में बदला तो ये चंचल बन गया। ऐसे ही झंडा, ऐसे ही गंदा, ऐसे ही कंपन। अब प, फ, ब, पा में माँ, आधा माँ मिला हुआ है। पा वर्णमाला का पांचवा अक्षर माँ है, तो इसलिए इसको बिंदी में बदला तो कंपन बना। इसी तरह से हम इनको देखते हैं। अनुस्वार को पंचम वर्णों में बदलने के नियम। अनुस्वार के चिन्ह के प्रयोग के बाद आने वाला वर्ण का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में से जिस वर्ग से संबंधित होता है, अनुस्वार उसी वर्ग के पंचम वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है। यदि पंचमा अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमा अक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वाडम्य, अन्य, चिन्मय, उन्मुख, शब्द वाम्य, आए, चिन्मय, तो अगर इनको हम कहते हैं कि पांचवा अक्षर पर बिंदी लगानी पड़ती है और हमने इसमें लगाया तो इस तरह से गलत हो जाएगा। इसमें कहा गया कि यदि डबल यानी दो बार पंचमा अक्षर आए तो वहाँ पर बिंदी नहीं लगती। दूसरा नियम, पंचम वर्ण यदि द्वित रूप में आए यानी दो बार आ जाए पांचवा अक्षर तो वहाँ पर भी बिंदी नहीं लगती, यानी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन आदि के स्थान पर इस तरह से हम नहीं लिख सकते। प्र के ऊपर बिंदी लगाई यानी अनुस्वार लगाया और सन लिख दिया। आ, अंग, अन्न, सम्मेलन ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये द्वित रूप यानी डबल रूप में आने पर हम उस पर बिंदी नहीं लगा सकते। ये अनुस्वार से संबंधित दो नियम जो विशेषकर ध्यान रखने पड़ते हैं, जो बहुत ही बारीकी वाली गलती हमसे हो जाती है। अब बात आती है आगे। अनुस्वार यानी जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह आए तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। यानी कन्हैया, अन्य, यानी जैसा वहाँ पर लिखा हुआ तो बिंदी नहीं लगाएंगे। जैसे कन्हैया में अभी मैंने ऊपर बताया कि य, र, ल, व, ह है आया हुआ है, उस पर ऐ की मात्रा लगी हुई है, तो हम ने के जगह बिंदु यानी अनुस्वार नहीं लगा सकते। ऐसे ही अन्य, यदि य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। श, श, स ये ऊष्म व्यंजन है। इससे पहले आने वाले अनुस्वार में बिंदु के रूप का ही प्रयोग किया जाता है, चूंकि ये व्यंजन किसी वर्ग में सम्मिलित नहीं है। जैसे संशय, संयम। अब ये क्योंकि अनुस्वार नाक से निकलती है ध्वनि, अनुस्वार का मतलब ये है कि नाक से निकली हुई ध्वनि, उसको हम अनुस्वार, जिसका लिखने का रूप होता है बिंदु, यानी एक तरह से बिंदु लगा देते हैं। अब बात आती है अनुनासिक। अनुनासिक और अनुस्वार में थोड़ा अंतर है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। शिरोरेखा यानी किसी भी शब्द के ऊपर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? शिरोरेखा। जैसे आँख, माँ, गांव आदि। अनुनासिक के स्थान पर बिंदु का प्रयोग जब शिरोरेखा के ऊपर स्वर की मात्रा लगी हो तब सुविधा के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, बिंदु, गेंद आदि, क्योंकि इस पर बिंदी लगी हुई है। अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर भी यही है। अनुनासिक स्वर है और अनुनासिका यानी स्वर में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है। अतः अनुनासिका को हम प्रकट करने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। शब्द के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं।
तो अजीज विद्यार्थियों, ये था अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार यानी नाक और मुख से निकलने वाली ध्वनि मुख से कम और नाक से ज़्यादा, और अनुनासिक मुंह से ज़्यादा नाक से कम निकलने वाली ध्वनि। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सिंपल चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।